with today's introduction. Today is 30th August 2024. Day is Friday. Time is about 5:50 to 6 p.m. in Lucknow. Again, I am Amit sir, with me Ankit sir. On behalf of the Amit Law Institute, we are going to present our 12th lecture of New Criminal Law. The 12th lecture of this New Criminal Law 2023 and the second lecture of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे थे. उस पुराने और सब नए बच्चों का पुनः मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ. समाप्ति के समय स्वागत यही है, उल्टा काम. फिर भी आज 12th लेक्चर है और सेकंड बीएसए का लेक्चर है. कुछ चीज़ें पढ़ा दें और कुछ प्रवचन के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे थे, उसको पहले समझ लें. उसके बाद वो चीज़ समझा देंगे जिसके बाद कुछ समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी. तो पहले तो मेटेलिस्टिक लाइफ समझा दे आपको. तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इन फोर्स हम सब जानते हैं. और उसके बाद इसमें 12 चैप्टर थे. कितने चैप्टर थे? 12. और 170 सेक्शंस हैं. लास्ट रिपील वाला है. हम लोग उसी ऑर्डर में, ऑर्डर नहीं चेंज किया है. जैसे बीएनएस में ऑर्डर पूरा चेंज हो गया. बीएनएस में चैप्टर भी आगे पीछे कर दिया ना. और चाहे बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें चैप्टर्स नहीं चेंज किए. इसमें भी किया क्या है कि उसी में क्लबिंग है. डिफिनीशन में हमने आपको बताया था कि एविडेंस की डिफिनीशन को ब्रॉड किया गया. डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए गए. एविडेंस में जितना वर्चुअल थ्रू ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू जो, या आप कह सकते हैं डिपोजिशंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, बीएनएसएस में पढ़ रहे थे, उन सब को इंक्लूड कर लिया है डिफिनीशन ऑफ एविडेंस में. और ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताया. उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 कहता है कि भाई अगर कहीं और कोई डिफिनीशन ना मिले तो यू मूव टू BNSS/RIT एक्ट. वहाँ जाकर आप डिफिनीशन को सर्च मार सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. फिर हम लोग जाने थे कि सेक्शन 4 रेस जेस्टे जो ब्रिटिश ओरिजिन था, जो हम लोग वहाँ से लेके आए थे, वहाँ पर एविडेंस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ज्यूरी सिस्टम होता है. वहाँ एम कन्विक्शन नहीं होता है, वहाँ एम होता है फेयर ट्रायल. हालांकि हमारे इसमें भी फेयर ट्रायल वर्ड यूज़ किया है, मगर कन्विक्शन के रेट को बढ़ाना है और प्रोसिक्यूशन और को थोड़ा सा लिबर्टी देना है कि तमाम तरह के एविडेंस जो छूट जाते थे एज अ इररेलिवेंट. व्हाट इज रेलिवेंट कैन बी एडमिसिबल, व्हाट इज इररेलिवेंट जनरली नॉट एडमिसिबल. ये फार्मूला है एविडेंस एक्ट का. तो बहुत सी चीज़ें जो रेलिवेंट नहीं थी, प्रोसिक्यूशन उनको एडमिट नहीं करा पाता था. एज अ रिजल्ट द वर्ड रेस जेस्टे, उसका खैर कहीं नाम ही नहीं लिया, बट को रिलेटेड वर्ड यूज किया. देखिए क्या रिलेटेड यूज कर लिया वर्ड को, यही है ना सेक्शन 4 में को रिलेटेड, मेरे ख्याल से क्लोजली रिलेटेड. देखिए वर्ड ही है क्लोजली रिलेटेड. यहाँ फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट किसी से भी रिलेटेड. अब देखिए पहले क्या था, द थिंग्स फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू फैक्ट इन इशू ऑल आर सो रेलिवेंट. ए ने बी को थप्पड़ मारा, बी ने कहा आह, ए ने कहा वाह, ये हो गया रेस जेस्टे में ना. मगर इस आह वाह के साथ ही जो हजारों चीजें रेलिवेंट है कि कुछ दिन पहले ही ए जाता था, जिम में जाता था, प्रोटीन पाउडर खा के अपना हाथ मजबूत कर रहा है. दीज आर द रेलिवेंट थिंग जो पहले इनएडमिसिबल थी, अब क्या हो जाएगी? एडमिसिबल. व्हाट आर द मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, इनसे सबसे रिलेटेड चीजें अब सेक्शन 4 में भी क्या हो जाएंगी? रेलिवेंट हो जाएंगी. कि शायद ए इसीलिए जिम जाता था कि उसको बी को थप्पड़ मारना था. अब इतनी रिमोट कॉन्सिक्वेंसेस को आप देखिएगा, प्रोसिक्यूशन ऐड और कनेक्ट करेगा, कहेगा सर रिलेटेड है, ये देखिए रिलेटेड है. तो इसीलिए मैंने कहा अभी इसका इंटरप्रिटेशन आने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट रेस जेस्टे को स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट करती है. के मलिक में कहा गया था, दोज स्टेटमेंट विच आर स्पॉन्टेनियस एंड कॉन्टेम्परेरी विल बिकम पार्ट ऑफ रेस
इतना स्टिक टेस्ट, और यहाँ पर कह दिया कि कुछ नहीं साहब, फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से भी कोई फैक्ट कनेक्टेड है तो रेजिस्टे का पार्ट हो जाएगा। अगर उसी ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन प्रूफ करना बहुत आसान होता है। ट्रांजेक्शन तो भाई, ट्रांजेक्शन इज एन हाइपोथेटिकल वर्ड है ना। आप तैयारी क्यों कर, ला क्यों पढ़ रहे थे साहब? इसलिए पीसीएच है। नहीं, कोई कहेगा नहीं साहब ये इसलिए पढ़े थे कि इनको सेफ मर्डर करना था, ये बचने का ढंग ढूंढ रहे थे। अब बताइए इसी सेम ट्रांजेक्शन में आएगा कि नहीं? कुल मिला के इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मिसयूज। देखिएगा आगे चल के हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हम लोग ने देखा कि साहब आगे चल के कुछ क्लबिंग है और कुछ एड ऑन किया है। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं इसलिए थोड़ा बोल पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, आप लोग भी आगे समझेंगे। विल वी हैव अ सम टेक्स्ट बुक, तो अभी इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आने दीजिए। फिर हम लोग ने देखा था ना कि बाकी में तो एडमिशन्स वगैरह में चेंज नहीं किया, बस कुछ सेक्शंस को एक साथ ऐड ऑन किया। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि 25 में 27 ना, 26 और ये सब इस तरह 20 इसमें दो सेक्शन का जंपिंग था ना, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा डाइंग डिक्लेरेशन, तो पूरा 5 सेक्शन पहले आ गया, 32 बिकम। देखिए कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना आपको एग्जाम में, जैसे डीडी है डाइंग, वो 32 था, किस पे आ गया? नाउ इट बिकम 26, बाकी चेंज नहीं है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई व्हाट इज द रेलिवेंसी ऑफ प्रीवियस जजमेंट का एक चैप्टर आ गया था, और वहीं हम लोग रुक गए थे। रेलिवेंसी ऑफ प्रीवियस जजमेंट, वेदर प्रीवियस जजमेंट इज रेलिवेंट। तो प्रश्न होता था कि जनरली प्रीवियस जजमेंट आर नॉट रेलिवेंट इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। नियम तो यही है ना, हर केस अपने हिसाब से सॉल्व होना चाहिए, ना कि प्रीवियस जजमेंट के हिसाब से। ए ने अगर 3 बार चोरी की है, सजा पाया, तो चौथी बार उसके ऊपर इल्जाम है, तो क्या तीनों जो सजा पाया वो रेलिवेंट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हर केस को अपने फैक्ट पे ट्राई होना चाहिए। मगर उसमें उस समय सेक्शन 41 था ना, 40 हम लोग पढ़े थे और 41, और इस बार वो सेक्शन कौन सा ट्राइब्यूनल वाला कर दिया? 35 में लिख दिया कि कोर्ट ही नहीं, ट्राइब्यूनल भी जजमेंट इन रेम दे सकता है इन 4 ज्यूरिसडिक्शन में, प्रोबेट, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी और मैट्रिमोनियल। ये हम लोगों ने कोर्ट के साथ क्या ऐड ऑन कर दिया? ट्राइब्यूनल। थोड़ा सा ही बचा है, बस वो कंप्लीट करा दे। इसके बाद देखिए 45 और 45A में और चीजें रेलिवेंट थी। रेलिवेंसी ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन, जनरली राय ओपिनियन नहीं होती है, एविडेंस फैक्ट को दिया जाता, ओपिनियन एडमिसिबल नहीं करती। मगर कोर्ट कुछ मामलों में, क्योंकि कोर्ट खुद में अपने आप में किसी भी फील्ड की एक्सपर्ट नहीं है, तो चूंकि एक्सपर्ट नहीं है तो इसको किसी न किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो टेक्निकल मामलों में पहले सेक्शन 45 था और कहता था कुछ फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं, और 45A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के मामले में एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कहा इन मामलों में आप एक्सपर्ट से कुछ मामलों में राय ले सकते हैं, साइंस, आर्ट, फॉरेन लॉ और हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन। इसको एक 5 सेक्शन कितने पीछे ले आए इसको? सेक्शन 39, 6 सेक्शन पीछे हम लोग चल रहे हैं। डीडी को भी कितना घसीटे थे, तो ये देखिए 6 सेक्शन पीछे आ गए अपने लोग, और जो वो सेक्शन था 45 है, इन दोनों को मर्ज किया सेक्शन 39 में। और 39 में बस इतना कर दिया कि पहले ये था कि इन 5 ही चीज़ों में ओपिनियन लेगी कोर्ट किसी का, और किसी मामलों में ओपिनियन। अब यहाँ रेजिड्यू छोड़ दिया। ये 5 चीज़ें देखिए कौन कौन सी हैं, 39 निकाल लीजिए, पढ़ पाओगे? चलिए देखते हैं, नहीं तो बुला लो ना। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, सेक्शन 39, नंबर 1, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट और एनी अदर फील्ड और एज टू इट्स आइडेंटिटी। एनी अदर ये जोड़ दिया, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, फिंगर प्रिंटिंग, एक्सप्रेशन, इधर तो ठीक था। मगर कोर्ट को डिस्क्रिशन नहीं था। मान लो एक बंदा है, उसकी कोई भी एक्सपीरियंस है ही नहीं, और वो दिन भर चने के खेत में मोबाइल बनाता है, यानी वो मोबाइल गुरु हो गया। देखिए मोबाइल में एक्सपर्टाइज होना किसी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत
वो एकदम मोबाइल से एकदम हीरो है, वो इधर पलट दे उधर पलट दे, उसमें क्या क्या इधर का एंट्री उधर का कर दे, उनका फोन उसमें जोड़ दे। तो कोर्ट चाहती कि यार उससे पूछना कि क्या ये पॉसिबल है, और लोगों का इस इलाके का तो नाके पे बैठता है, नाके पे उस्ताद बैठते हैं ना, ये उस्ताद बैठते हैं, उनसे पूछिए। अब कोर्ट को उसकी ओपिनियन लेना हो तो पहले पॉसिबल, अब क्या है, अदर एनी अदर पर्सन से कोर्ट चाहे तो कोर्ट को पता चल गया कि पर्टिकुलर पर्सन एक्सपर्ट है और वो आने को तैयार है, तो उसकी भी ओपिनियन एक्सेप्ट की जा सकती, इसलिए अदर लिख दिया। हाँ पढ़ दीजिए। Science or art or any other field, or as to identity or handwriting or finger impression, the opinion upon that point of person especially skilled in such foreign law, science or art, or any other field, or in questions as to identity of handwriting or finger impressions, are relevant facts, and such persons are called experts. ठीक है। फिर इसका सब सेक्शन 2 है, बीच में इलस्ट्रेशन है ABC। नहीं, सब सेक्शन 2 तो 45 पे जोड़ दिया होगा, देखो वही होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वाला। When in a proceeding the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form, the opinion of the examiner ये 45A था ना, यानी 45A को सब क्लॉज सब सेक्शन 2 दो। तो ये थोड़ा सा एक्सपर्ट वाला मामला जो हम लोग पढ़ते थे कि कोर्ट किसी एक्सपर्ट से कोई डाउट है तो उससे पूछ सकती है, मगर पहले जो फील्ड थे वो लिमिटेड थे, इस लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया, कोर्ट को डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया कि कोर्ट कैन टेक द एडवाइस ओपिनियन ऑफ एनी अदर पर्सन हु इज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब ही वो होता है किसी काम करने में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई बाइक चलाने में एक्सपर्ट होता है, कोई देखा हमने कि हाथ छोड़ के चलाता है, हाँ बहुत लोग हैं वो हाथ छोड़ के एकदम ना गब्बर वाला सोले की तरह वो चला रहा है, कोई पैर से चला रहा है ना, और कोई एक पहिया उठा के चला रहा है। दे आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स। हाँ बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कुछ लोग तो हमको भी एक्सपर्ट कहते हैं पढ़ाने में, और कुछ नहीं बनाने में, केवल क्या करने में, पढ़ाने में। हाँ चलो, अब इसके बाद अच्छा ये वाला टॉपिक हम लोग एक्सपर्ट वाला पूरा जानते हैं, अभी जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे। इसमें जो चेंज था वो ये था। अब आइए इसके बाद जो चेंज है ना, वो हम लोग जब जुडिशियल नोटिस पढ़ते थे, कुछ चीज़ें कोर्ट में, देखिए नियम तो ये है, 52 पे आ जाओ तो मेरे ख्याल से। हाँ देखिए रूल क्या है, कुछ रूल जानिए। जनरल रूल इज दैट कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एज एविडेंस अनलेस एंड अनटिल यू प्रूफ इट। प्रूफ का मतलब क्या होता है, डिफिनीशन सेक्शन 2 में जाना। प्रूफ का मतलब होता है व्हेन अ थिंग इज सेड टू बी प्रूव्ड, किसी भी चीज को प्रूव्ड कब माने, व्हेन एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करता हो, वही क्या होगा, प्रूव्ड। तो प्रूव्ड क्या होता है, तो कोर्ट बिना कोई चीज प्रूव किए हुए एविडेंस, देखो देयर आर अ सर्टेन फैक्ट्स, बंडल ऑफ फैक्ट कोर्ट में आते हैं, कोर्ट सब तो थोड़ी ना एक्सेप्ट करती है, केवल कोर्ट वो फैक्ट एक्सेप्ट करती है जो प्रूव्ड हो गए, और प्रूव्ड ही जो हो गए वो एविडेंस बनते हैं। कहते हैं ना एविडेंस इज मीन्स टू प्रूव समथिंग, तो एविडेंस वही होगा जो आपने प्रूफ कर दिया है। और प्रूफ क्या होता है, जिस साहब ही नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति भी बैठा हो तो मान लेगा हाँ ये जो कह रहे हैं ये एग्जिस्ट करता है। तो जनरली यू हैव टू प्रूव एवरीथिंग, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस व्हेन कोर्ट एडमिट सर्टेन फैक्ट विदाउट बीइंग प्रूव्ड। उसमें हम लोग 3 चीज जाने थे ना, पहला था प्रिजम्पशंस, देयर आर सर्टेन प्रिजम्पशंस, उपधारणाएं, मान लेना, कुछ चीजें लिखी गई हैं कि कोर्ट को में प्रूफ नहीं करना है, कोर्ट उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर ले, प्रिजम्पशंस है। प्रिजम्पशन माने मान लेना, तो पहला है प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस अगर है, वो लिखा है, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। दूसरा फैक्ट एडमिटेड, एडमिटेड फैक्ट ना, याद है अभी हम लोग पढ़ रहे थे BNSS, 30 डेज की नोटिस दी जाती है। अभी हम लोग पढ़े थे जब जो पुराना 294 था, वो 37-38 आगे बढ़ के कुछ बन गया होगा, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ना
फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। अगर एक पार्टी ने दूसरे को एडमिट करने के लिए दिया, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन को कोई डॉक्यूमेंट एडमिट करने को, तो विद इन 30 डेज 30 दिन समय दे दिया ना, तो व्हाट फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। जो फैक्ट एडमिटेड है उन्हें प्रूफ नहीं करना है। बट यहाँ जब हम लोग एडमिशन पढ़ते हैं तो याद होगा दो तरह का, फॉर्मल और इनफॉर्मल। कोर्ट में जो एडमिट हुई है उसको नहीं प्रूफ करना, कोर्ट के बाहर जो एडमिट हुई है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल फैक्ट्स है, उनको प्रूफ करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोग चाह रहे थे 3 चीजों को प्रूफ नहीं करना है। पहला, ये मैं थोड़ा सा बस इसलिए बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो बच्चे एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा जान लें। 3 चीजों को कोर्ट में नहीं प्रूव करना, अपने आप कोर्ट एडमिट करेगी एज एविडेंस, प्रिजम्पशंस, एडमिशंस और जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस पहले था 56 और 57 में, 5 पीछे खींच लाए तो 5, अब देखिए 52 में एक लिस्ट है, 51 और 52, ठीक। 51 और 52 6 पीछे खींचेंगे ना, हाँ 50 पहले क्या था, 56 था, हाँ 5 खींचेंगे, चलिए हाँ एक उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला होगा ना। तो अब देखिए 51 है ना, अरे 52 ना, और क्या था 51 कहता था जो फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल है उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो अब वो फैक्ट जो जुडिशियली नोटिसेबल है, नोटिसेबल का मतलब जो आम जनमानस में जो चीजें कॉमन है क्या उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कहा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिटेड महाराष्ट्र टू अटेंड द मीटिंग ऑफ या कॉन्फ्रेंस ऑफ फिनटेक। तो क्या अगर कोर्ट में मैटर आए कि क्या प्राइम मिनिस्टर गए थे तो क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं, इट इज जुडिशियली नोटिसेबल, हर पेपर में निकला होगा, न्यूज चैनल में आया होगा, उनकी फोटो आई होगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग में है, तो वो जज साहब की भी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश पीसीएसजे का जो एग्जाम होता है ना, उसमें जीके पूछते हैं ना कि आपको यहाँ का जो जज हो बड़ा अवेयर हो, उसको मालूम होना चाहिए बहराइच में लगड़ वग्गेक नाम क्या है। भेड़िया पकड़े ना, उसका सारी टीम, सोचिए भारत ऐसा मुख्यमंत्री हमारे मॉनिटर कर रहे थे, हम तो कहे भेड़िए पकड़ाना, कुछ और तो नहीं कि क्या चीता होता ना पकड़ लेगा हम सब। अरे देखो अगर सरकारी प्रेशर पड़ता है ना तो कहो टाइगर पकड़ लिया है डॉग समझ के, प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ पकड़े हैं शायद एक आधा, पर गांव वाले कह रहे 5-6 एक से थोड़ी ना काम चलेगा। भेड़िया तो वैसे भी बच्चे को उठाता है, पकड़ना हो तो इंसान को पकड़ो तब मजा आए। जो एक्चुअली भेड़िया है भाई वो तो भाई उसके लिए क्या है, उसके लिए तो एक वो मेरे ख्याल से खाना वाना नहीं पा रहा है तो क्या पकड़ लेता है वो, बस उसकी पेट भर जाएगी तो नहीं कुछ करेगा। और यहाँ हम लोग तो 50 साल का इकट्ठा करके फिर भी और इकट्ठा करने के फ्रीजर में धरे रहते हैं, क्या हम नहीं जानते। फ्रीजर हैज मल्टी यूटिलिटी, इसी कहते हैं IQ। मैंने कुछ बोला नहीं, ज्यादातर लोग समझ गए, और जो नहीं समझा वो ये नहीं कहेगा हम नहीं समझे, वो एकदम ऐसे बिहेव करेगा कि हम समझ गए, बाकी बाहर जाएगा धीरे से कोनी मारेगा अपने, तो क्या बोले थे सर यार। हाँ, कई लोग 2-3 दिन बाद हंसेंगे, चिंता ना करो, वो अपना फ्रीजर देख देख हंसेंगे, कोई होता है ये सब तो लाइफ का। तो इसमें देखो ना क्या शब्द जितने हमारे ब्रिटिश ओरिजिन के थे ना, क्वीन और वो यूनाइटेड किंगडम, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का इंडिया कोर्ट, वहाँ का सील, वहाँ का सिग्नेचर, वहाँ की जुडिशरी का सब कुछ यहाँ मान्य होगा, ये सब हटा दिया। जितना था उस लिस्ट देखो, एक लंबी सी लिस्ट होगी, पहले ABCD था, अब शायद 1-2 कर दिया या जुबली। ABCD है ना, लंबा सा है, पहले 13 हो रहा थे 13 और अब L तक कर दिया। तो अब जब L तक कर दिया तो इसमें B चेंज है, देखो उसमें जितना भी वर्ड था ना, जितना भी हमारा कॉलोनियल वर्ड था ना, UK, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहाँ की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उसका अब नोटिस भारत की कोर्ट नहीं लेगी, डिलीट कर दिया। और उसकी जगह देखिए स्मॉल b लिखा है। बी में ये जब, क्योंकि ये बोला जाता था कि भाई जितनी ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज आर बायलैटरल ट्रीटीज विच आर साइंड एंड एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
वेदर कोर्ट ऑफ इंडिया विल नॉट टेक जुडिशियल नोटिस, उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या किया, वो ब्रिटेन उटेन वाला सब हटा दिया और इसमें देखिए बी क्लॉज लिख दिया, केवल क्लॉज बी ऐसी चीज है। तो ये जो लिस्ट है ना, जो नए बच्चे समझ लें, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो कुछ देखो, तीज त्योहार, रोड मैप, बाउंड्री, झंडा, ये सब लिखा होगा, इन सबको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट इसको अपने आप एडमिट कर लेगी। और इसी में बी में देखो लिखा होगा इंटरनेशनल ट्रीटी ना, एग्रीमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आ जाओ बेटा अंकित, आ जाओ रणवीर, तुम आ जाओ, कोई भी आ जाए। हाँ 52 ऑफ बी वाला केवल। Section 52. Facts of which court shall take judicial notice. Clause subsection 1 clause B. International treaty, agreement or convention with country or countries by India or decisions made by India at the international associations or other bodies. तो देखिए ये नया ऐड किया जितना, अब देखिए हमारा कोई इंटरनेशनल इसको बोला का, इंडिया की जो कोर्ट है ना, वो जुडिशियल नोटिस यानी उसको मान लेगी प्रूव्ड है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई साइन किया, कोई ट्रीटी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एक्सेट्रा, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहले किस सेक्शन में था, 57, 5 पीछे आ गए ना। अच्छा, उसके बाद हम सब जानते हैं एविडेंस 2 तरह का होता है ना, एविडेंस इज ऑफ 2 काइंड, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। ओरल फर्दर 2 तरह का, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा हियरसे। डायरेक्ट का मतलब एकदम सामने सामने जो चीजें घटित हुई आपने, जब डायरेक्ट थोड़ा समझ लीजिए, नए बच्चे हैं और पुराने भी समझे, पुराने भी क्या है, जरा जरा सा लिख के, अच्छा मैं पुराने एक बार लेक्चर सुन रहा था, आज आप लोग कुछ भी टाइम पास ही करना है, इतना बड़ा तो कुछ है नहीं। तो और टीचर मदारी होता है, जो 10-15 साल का पढ़ा लिया ना बेटा, दैट टीचर बिकम प्रीचर। देखो पहले टीचर होता है वो पढ़ाता फैक्ट, फिर उसमें अपनी भाव जगने लगता है, तो टीचर बिकम प्रीचर, वही लेवल आ गया है। प्रवचन तो बहुत दिन भर दे दे। तो अब देखो हम सुन रहे थे, एक बात मैं बता रहा हूँ ना, हिंदू लॉ का मैं सेकेंड लेक्चर फैमिली लॉ का सुन रहा था, हमको वही सुनना पड़ता, श्रुति ही सिस्टम अपनी चल रही है अभी ना। तो श्रुति और स्मृति ये इसी पे आधारित है, हालांकि स्मृति है ना, एलओपी ने हरा दिया, पर कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या था कि उसमें मैंने दूसरे लेक्चर में, पता नहीं, अब देखो बकवास करते हैं कभी कभी, ईश्वर पसंद है। मैंने कहा आप लोग लिख के आएंगे कुछ अभी अपने मेंस के एग्जाम में, उसमें प्री हुआ था, और वो रिकॉर्ड बन जाएगा, और जब हड़प्पा खुदाई में आप लोग निकाल के अपनी राइटिंग देखेंगे। हड़प्पा खुदाई तो नहीं हुई, 2 ही साल बाद भाई लोग अपनी अपनी राइटिंग देख के आए हैं। अब इसीलिए अब हम कुछ भी बोलने से पहले, अब इसी में ना कई तो हमारे पैर पकड़ ले, बाबा हो गए, नहीं बाबा नहीं हुए, अभी पापा हैं। ठीक है, आई एम नॉट सो ओल्ड। बाबा इज अ सर्टेनली अ फुलिश पर्सन हु डूज एवरीज वर्क। मैं केवल अपना मतलब रखता हूँ, मैं दूसरों के लिए अपनी जिंदगी तबाह करने वालों में से नहीं हूँ। तो इसलिए आप आते हैं तो देखिए, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब 5 सेंस से तुमने देखा, एकदम सब घटना देखी, वो कैसा एविडेंस है? डायरेक्ट आपने देखा और अपने मित्र को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, आप नहीं आए, वो मित्र आया कोर्ट में बताने, तो वो एविडेंस कैसा है? सुना सुनाया ना, दैट इज कॉल्ड हियरसे। जनरल रूल है कि हियरसे एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होता, जनरली ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसी तरह जब डॉक्यूमेंट होता है ना, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी 2 होता है, वन इज अ प्राइमरी एंड अदर इज अ सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत कर दो तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। और अगर ओरिजिनल नहीं है, खो खा गवा गई है, जो भी है, उसकी फोटो कॉपी लाओ, अटेस्टेड कॉपी लाओ एक्सेट्रा, अगर वो एडमिट हो जाए तो क्या बोलोगे? सेकेंडरी। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी है और सेकेंडरी। मैंने आपसे कहा था इसमें काफी काम किया है, इसमें लेजिस्लेशन ने चेंज किया है। जैसे कि जो पहले सेक्शन 62 हुआ करता था, 61 कहता था एविडेंस इज प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री, और 62 कहता था व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस, जहां तक मुझे याद आ रहा है।
5 अगर घटाएं तो कितना बचा? 57। वही है प्राइमरी, है ना? वही 57 वाला है ना? अच्छा, 57 में देखो पहले ना 3 या 4 एक्सप्लेनेशंस थे, अब कितने हो गए? 7। नाउ देयर आर 7 एक्सप्लेनेशंस एडेड। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी पे किया है चेंज में। इसमें 7 एक्सप्लेनेशंस हो गए, 4 तो पुराने ही हैं, 3 पुराने हैं मेरे ख्याल से, बाकी नए हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू इसको पूरा पढ़ें। तो 57। अच्छा, डॉक्यूमेंट कितने तरह का होगा? फॉर पर्पस ऑफ एविडेंस, प्राइमरी और सेकेंडरी। डॉक्यूमेंट का मतलब कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 में जब आप पढ़ते हैं एनीथिंग इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ सब्सटेंस, किसी आधार पे कोई चीज लिखो, वो क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट। इट में बी इलेक्ट्रॉनिक, इट में बी इन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि प्राइमरी जो एविडेंस होता है, तो प्राइमरी एविडेंस यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी कब होता है? व्हाट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर कॉल्ड द प्राइमरी एविडेंस एंड व्हाट इज सेकेंडरी। तो लेट अस स्टार्ट विद 57 ना, 5 घटेंगे ना? 57, वेरी गुड। हाँ, Chapter 5 of Documentary Evidence. Section 57, Primary Evidence. Primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court. Explanation 1. Where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document. अच्छा, ये तो हम लोग पढ़े थे। जब डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वही प्रोड्यूस कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी। अब इसके बाद थोड़ा इसको एलोबरेट किया, और अब देखिए एक्सप्लेनेशन 1 यहाँ पढ़ दीजिए। Explanation 1. Where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document. Explanation 2. Where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only. Each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. Explanation 3. Where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography or photography, each is primary evidence of the contents of the rest. ये सब पुराना है। एक्सप्लेनेशन 2 को 2 भाग में तोड़ दिया, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने व्हाट इज डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट एंड व्हाट इज डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, अगर एक कोई डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और सारे पार्ट्स पे सारे पार्टिसिपेंट ने सिग्नेचर किया, ABC हैं, 2 पार्ट में बना है, ABC फर्स्ट पार्ट पे भी साइन कर रहे हैं और उसकी एक और कॉपी बनी है उस पे भी कर रहे हैं, तो ये दोनों ही ओरिजिनल है ना। मगर A ने एक पार्ट पे किया, B ने अपने पार्ट पे किया, तो A ने जिस पार्ट पे साइन किया उसके लिए प्राइमरी होगा, जिस पे नहीं किया उसको काउंटर पार्ट कहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट एंड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ये पुराना था। एक ही प्रिंटिंग, एक ही लिथोग्राफी, एक ही प्रोसेस से बने हुए हैं। मान लीजिए एक ही प्रोसेस से एक लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की सबसे प्यारी पॉलिटिक बुक है, एक साथ 1000 कॉपी बनी है, सारी कॉपियां एक दूसरे के लिए क्या है? प्राइमरी, क्योंकि वो एक प्रोसेस से बनी है। तो व्हेन अ थिंग इज मेड बाय द सेम प्रोसेस, ऑल द थिंग्स फॉर ईच अदर इज कॉल्ड प्राइमरी। ये हमारे पास पहले था, मगर अब पूरा डिजिटलाइज्ड है वर्ल्ड, एकदम डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड हो रहा है। अब उसमें क्या हो रहा था कि पहले मान लीजिए आप कोर्ट में जाते और कोर्ट में आपने अभी BNSS में पढ़ा है कि ई-चार्जशीट भी फाइलिंग होगी। जज साहब के पास अगर व्यवस्था है तो यहाँ से पुलिस ऑफिसर ने कहा ये लीजिए सर, और तुरंत सेंड किया, अपने मोबाइल से सेंड किया और जज साहब के मोबाइल में आ गया, उसी में डॉक्यूमेंट्स भी आ गए। पहले क्या था, हमारे पास केवल 65A और 65B जो केवल बात करता था, आई रिपीट, वो केवल बात करता था रिलेटिंग टू रिलेवेंसी ऑफ कंप्यूटर आउटपुट, कंप्यूटर जनरेटेड आउटपुट। अब हमारे पास रियल टाइम डॉक्यूमेंट है, जैसा भैया बता रहे थे, डिजिटलाइज्ड, यानी आज हमने यहाँ सर्च किया, उसकी वीडियोग्राफी बनाई और तुरंत हमें किसको भेजना, विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट को ना हमने भेज दिया। इसमें हमने कोई चीज बनाई नहीं है, रियल टाइम जो था हमने भेज दिया।
अब जब मजिस्ट्रेट साहब के पास एविडेंस का मौका आया तो मजिस्ट्रेट ने कहा प्रूफ करो। अब तो प्रोसिक्यूशन कहेगा इतना हम अगर डिजिटल सब प्रूफ करने लगे तो हर एक कोर्ट में एक आईटी एक्सपर्ट बैठाना पड़ेगा ना। तो क्यों ना हम प्रिज्यूम कर ले कि ये जो डिजिटल एविडेंस आया है ये जेन्युइन है जब तक कि इसकी जेन्युइननेस को डिस्प्यूटेड ना किया जाए, प्रिजम्पशन बेस्ड चलने लगे। क्योंकि अब इस समय जब इतनी चीजें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटलाइज्ड वे में आएंगी और कोर्ट हर चीज कहे प्रूफ करो तो क्या पॉसिबल इतना आईटी एक्सपर्ट है? और बड़ा लिंगर इसीलिए देखो 4, 5, 6, 7 इसने उस चीज को एड्रेस कर दिया। बहुत चेंज है। पहले 65B केवल एक लौता था जो कहता था कि जहाँ से आउटपुट निकला है वहाँ पहले सर्टिफिकेट लाओ, वहाँ का जो इंचार्ज हो उससे साइन करा के लाओ, तब वो माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। अब ये सब कुछ नहीं है। अब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे भेजा गया, एक साथ रिकॉर्ड किया गया, जो भेजा गया वो सब ओरिजिनल है, सब प्राइमरी एविडेंस है, ऑल आर द प्राइमरी। इसीलिए देखिए एक्सप्लेनेशन 4 पढ़ दीजिए। Explanation 4. Where an electronic or digital record is created or stored and such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files, each such file is primary evidence. Explanation 5. अच्छा कह रहा है either created or stored। तो ये सारा फाइल आपने जिस मोबाइल में क्रिएट किया, स्टोर किया और फिर दूसरे मोबाइल में देखिए क्रिएटेड, स्टोर्ड और आगे वर्ड क्या है? And such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files. मल्टीपल फाइल्स में भी अगर है तो सब क्या कहलाएगा? प्राइमरी एविडेंस। ये बहुत बड़ा शिफ्टिंग है। लग तो अभी रहा कि हम लोग के लिए कि ये बहुत कुछ चेंज नहीं है, बड़ा चेंज है। अब फिफ्थ देखिए तो और बड़ा चेंज नजर आ रहा है। तो इसमें ट्रांसफर्ड फाइल को प्राइमरी नहीं मानेंगे? नहीं, ट्रांसफर्ड वाला फिफ्थ में है, देखो तो फिफ्थ देखो। Explanation 5. Where an electronic or digital record is produced from proper custody, फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। हाँ, such electronic and digital record is primary evidence unless it is disputed. अनलेस इट इज, यानी प्रिजम्पशन क्या कर दिया? अगर किसी जेन्युइन सोर्स से आपको ट्रांसफर किया गया, डिजिटली प्रोड्यूस किया गया है, पुलिस ने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की है मोबाइल से और उसको कोर्ट को भेजा है, तो हम मानेंगे वो क्या है? जेन्युइन है जब तक कि उसको क्या बोला जा रहा है, ये अंडरलाइन कीजिए, जब तक कि उसको डिस्प्यूटेड कोई नई पार्टी कह रही तब तक वो क्या है, यानी उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। इसको एक बार फिर पढ़िए। Explanation 5. Where an electronic or digital record is produced एक तो from बच्चा बात कर रहा है ना। हाँ. ये बेटा, सर हाँ बेटा, सर ये वाला एक्सप्लेनेशन सप्लीमेंट्री नहीं है जो सेक्शन 93 अगर हम बोले अभी है जो BSA का, मतलब जो प्रॉपर कस्टडी से 5 ईयर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश किए जाते थे। हाँ 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 ठीक, वो तो सर है, ये उसको सप्लीमेंट कर कर रहा रहा है है। एक तरह से। चलिए उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा देखिएगा, जो बात करेंगे ना तो बगल वालों को नहीं समझ में आएगा, अपना तो छोड़ दो। अच्छा, बात करने में हमें इतना मजा आता है, आप बस करते रहो, हम भी करते रहें। अच्छा, टाइम ही तो काटना है। कौन सा कोई आकाश तक तो पहुंचा? कोई पहुंचा है बेटा आज तक? नहीं। सुनीता विलियम गई भी तो लौटी नहीं, अम्मा रोज इंतजार कर रही है। ऐसा क्या करना है कि वहां जाके बैठे रहना? यहाँ तो हम लोग जाते हैं टैक्सी से तो टैक्सी वाले खड़ा करते हैं, हिलना नहीं। वो बेचारी पता नहीं किस चीज़ से गई कि वो पहुँचाने वाला भाग गया, अब आज तक OTP के ढूंढ रही हैं। नहीं, अच्छा तो एकदम, हाँ तो हमारा ही मन नहीं करता पढ़ाने का। हाँ, फिफ्थ वाला फिर से पढ़ दो। हाँ, Explanation 5. Where an electronic or digital record is produced from proper custody, such electronic and digital record is primary evidence unless it is disputed. अनलेस इट इज, तो देखो अगर बच्चे कह रहे हैं 93 में 5 साल वाला था ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर 5 साल पुराना हो जाए तो उसको क्या हम लोग मानते हैं? पहले 90A था जेन्युइन। मगर यहाँ दूसरा चीज़ है, ये वो रिकॉर्ड नहीं है, ये वो चीज़ है जो एविडेंस के रूप में एक सोर्स से दूसरे सोर्स को भेजी
गई। और अगर इसको पिक्चराइज करें तो कौन सी चीज हो गई? वही जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड कर करके क्या कर रहे हैं, भेजते जा रहे हैं। और 6 देख लीजिए, Explanation 6. Where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast or transferred to another, each of the stored recordings is primary evidence. तुम्हारा बेटा मिल गया ना जवाब? कह रहा अगर वीडियो रिकॉर्डिंग, ये और क्लियर कर दिया, एक वीडियो रिकॉर्डिंग एक से ज्यादा मोबाइल में की गई है और ट्रांसमिटेड या ट्रांसफर्ड की गई है, तो जो जहां से ओरिजिनेट हुई है डिजिटल या जहां ट्रांसफर की, हर जगह क्या है, ये ओरिजिनल है। बड़ा देखिए पैराडाइम शिफ्ट है ये। प्रोसिक्यूशन को बहुत जल्दी ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, बस किसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग आप करें और वो रिकॉर्ड वहाँ पहुँच जाए कोर्ट में और उनके पास सीधा सीधा, भाई ये तो सीधा सीधा एविडेंस होगा ना। और इसको जब तक डिस्प्यूटेड नहीं कर रहे हैं तब तक वो क्या माना जाएगा, प्रिजम्पशन। देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ उल्टा चल रहा है, पहले एविडेंस जो देता है उसको प्रूफ करना है कि ये एविडेंस जेन्युइन है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ प्रिज्यूम्ड है कि प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस दिया है मोबाइल से बना के, वो जेन्युइन है। अब डिफेंस करा साहब नहीं ये डिफेक्ट वीडियो है, तो अब डिफेंस प्रूफ करे ना, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ गया, ये शिफ्ट हो गया। यानी कहीं ना कहीं मुझे जो नजर आ रहा है इससे कन्विक्शन, अब देखिए कन्विक्शन रेट बहुत हाइयर हो जाएगा। 1 साल में देख लेना कन्विक्शन कितना होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह मैंने कहा था, देखिए हर जगह आजकल देखिए वो कैमरा वैमरा लग रहा है, और अब जो ही एक डीवीआर या एनडीआर जिससे एक जगह से दूसरी जगह गई तो माना जाएगा कि ये रियल टाइम है, जो चीज़ भेजी गई थी वही मिली है। और अब प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, बस उसने ही बता देना कि प्रॉपर कस्टडी से। प्रूफ किसको, जो डिसप्रूफ करना चाहता है उसके ऊपर क्या हो गई। तो ये पूरा जो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला नियम था वही यहाँ पर क्या कर दिया गया, शिफ्ट। और 7th देखिए, Explanation 7. Where an electronic or digital record is stored in multiple storage spaces in a computer resource, each such automated storage, including temporary files, is primary evidence. यानी कह रहा है जितनी भी स्टोरेज है ऑटोमेटिकली जो स्टोर्ड होती है, टेम्परेरी फाइल होती है एक परमानेंट ना, रैम रोम क्या बोलते हैं वो सब आप लोग जानिए, ये सब प्राइमरी है। डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हो जाएगा। और ये भी अच्छा क्या डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए, अच्छा वो भी अब टेम्परेरी था तो भी वो क्या हो गया, आपके फोन में है, हाँ। आप डिलीट कर देंगे, हाँ। लेकिन जो उसका मतलब क्लाउड रहेगा, क्लाउड के क्लाउड में तो रहेगा, हाँ। ही रिट्रीव करते थे, तो इस चीज को प्रूव करना बड़ा मुश्किल था। तो अब यहाँ पे primary यहाँ मान लेंगे वो क्या है, प्राइमरी है। अब जो डिसप्रूफ कर रहा है उसको उसी को तो, यानी प्रोसिक्यूशन तो फिर जीतेगा ना, yes। वो तो दिखा देगा, देखिए इनके मोबाइल में गया है और ये गंदा संदा उसको मैसेज भेज रहे थे, अगला कह रहा देखिए साहब हमारा मोबाइल तो एकदम गंगा जल के तरह साफ है, मगर वो मैसेज तो डिलीटेड है, प्रिजम्पशन है। अब जो डिलीटेड है वो प्रूफ करेगा ना। तो ये देखिए सातों, खास तौर से ये 4 से लेकर 7 तक, इसका देखो मैं चूंकि एज ए टीचर मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाले में नहीं, मगर मैं जो दिख रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है, ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर देगा एविडेंस एक्ट का, और बहुत आसान हो जाएगा प्रोसिक्यूशन को कोई भी चीज़ प्रूफ करना, क्योंकि उसके फेवर में आता जा रहा, सब कुछ उसके फेवर में है। अब जो चाहता है कि ये साहब नहीं है वो प्रूफ करे। अच्छा इसके साथ क्या था कि मैंने कहा था पहले केवल एक 65A और 65B हुआ करता था। अच्छा 65B जो पहले हुआ करता था वो केवल रिलेवेंसी ऑफ आउटपुट, कंप्यूटर जनरेटेड आउटपुट की बात करता था। अब देखिए इसमें ये जो प्राइमरी एविडेंस बनाया है, देखिए कितना ज़्यादा इसमें साथ एक्सप्लेनेशन जोड़ के सबको प्राइमरी कर दिया। अब इसके बाद जो बचा था ना, जो हम लोग बात करते थे कि एविडेंस एक्ट, जो एविडेंस की डिफिनीशन है बड़ी नैरोअर है, उसमें ना ओरल एडमिशन या कन्फेशन की कोई जगह नहीं। आप देखिए ना सेकेंडरी एविडेंस बनाया तो 59 है ना, देखो 58 ना, अच्छा ये 56 था ना, ये 57 था, 59 देखो 5 है ना, पहले 5 सेकेंडरी एविडेंस थे ना,
59 में है। 60 में 60 अच्छा सेकेंडरी एविडेंस। हाँ, सेकेंडरी एविडेंस देखो 58 होगा ना। 58 है, हाँ। 58 में देखो याद होगा, पहले हम लोग कहते थे सेकेंडरी एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट्री सेकेंडरी एविडेंस, वो पहले 5 मेरे ख्याल सब सेक्शन थे, अब कितने हो गए? 8। यानी पहले केवल 5 टाइप ऑफ जो डॉक्यूमेंट थे उनको सेकेंडरी एविडेंस अपने लोग बोलते थे, अब इसमें 3 और इंक्लूड कर दिए गए। देयर आर 3 इंक्लूजन्स इन दिस लिस्ट। पहले हम लोग पढ़ते थे कि क्या ये एग्जॉस्टिव है कि नहीं, कोई कहता था एग्जॉस्टिव है कि नहीं। तो देखिए शुरुआत में क्या है इसका शब्द, 58 देखिएगा सब कुछ। Section 58 Secondary Evidence. Secondary evidence includes Clause 1 certified copies given under the provisions hereinafter contained. Clause 2 यानी सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स, हाँ क्लॉज 2। Clause 2 copies made from the original by ये भी छोड़ दिए, ये सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सीधे उस पे आते हैं। Clause 6 हाँ 6 पे। oral admissions. अच्छा देखिए, ओरल एडमिशन को रिटेन एडमिशन, नेक्स्ट क्या कहा? Written. यानी एडमिशंस तो हम लोग के दिमाग में कुछ और चलता था, मगर ओरल एडमिशन और रिटन एडमिशन को किस क्या स्टेटस दे दिया? सेकेंडरी एविडेंस। प्री में को पूछेगा, ओरल एविडेंस इज सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस या जो रिटन एविडेंस है, रिटन एविडेंस कह रहे हैं एडमिशंस, ये दोनों क्या कहलाएंगी? ये सेकेंडरी एविडेंस है। अब दिमाग में उठना एकदम लाजमी है, स्वाभाविक है कि सर आप कह रहे थे कि फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव। यानी 2 तरह के एडमिशंस होते हैं जो बच्चे पढ़े, फॉर्मल एडमिशन और दूसरा इनफॉर्मल। यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग के तहत, इफ ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट इफ एडमिशंस आर मेड, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल एडमिशंस एंड दे नीड नॉट बी प्रूव्ड। उसको साबित नहीं करना कि कोर्ट के सामने हुआ, और वो चाहे ओरल हुआ हो चाहे इन राइटिंग। मगर वहाँ कोर्ट में तो हर चीज किसमें होती है? रिटन होता है ना। तो फॉर्मल एडमिशन के लिए ऑर्डर 12 सीपीसी था ना। फॉर्मल एडमिशन के लिए कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर 12 ऑफ सीपीसी, जहां फैक्ट और थ्रू नोटिसेस प्रूव कराया था 7 दिन 14 दिन का, आप लोग पढ़े हैं। यहाँ पे मुझे ये आपको बताना है कि अगर एडमिशंस 2 तरह के हैं, कहे फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल एडमिशंस के लिए पहले सेक्शन 58 था, आई थिंक अब 5 उस घट के कितना हो गया? देखो 53 हो गया ना, अब 53 हो गया ना। Yes sir. 5 घटेगा तो कितना होगा? 53। तो 53 कहता है फॉर्मल एडमिशन प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बट व्हाट इज इनफॉर्मल एडमिशंस? इनफॉर्मल एडमिशंस को क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल एडमिशन ही वो है जो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। कौन सा एविडेंस कहलाएगा? सेकेंडरी। इट मे बी ओरल, इट मे बी रिटन एडमिशंस। अच्छा, एडमिशन इंक्लूड्स कन्फेशन ना, भाई अलग से कन्फेशन का टॉपिक नहीं है। व्हाट आर द थिंग्स ऑल कन्फेशंस कवर इन द टॉपिक ऑफ एडमिशंस। तो इसीलिए यहाँ कन्फेशन लिखने की जरूरत ही नहीं बनी ना, यहाँ ओरल और रिटन। तो ये जो जितने एडमिशंस होंगे, अब वो सेकेंडरी एविडेंस होगा ना। तो जब एडमिशंस सेकेंडरी एविडेंस हो गए तो वो किसकी डिफिनीशन में आ गए? एविडेंस की। हम लोग कहते थे एविडेंस की डिफिनीशन में एडमिशन शामिल नहीं होते, क्योंकि एविडेंस क्या है? तो आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 पढ़े ना, व्हाट फैक्ट्स, व्हाट स्टेटमेंट परमिटेड आर रिक्वायर्ड बाय कोर्ट। तो लोग कहते थे सर कोर्ट में तो चलिए एडमिशन किया गया है, वो तो आपने परमिट किया, वो फॉर्मल है, वो तो एविडेंस हो गया। मगर कोर्ट के बाहर ए ने बी से एडमिट किया, वो तो किसी हिसाब से एविडेंस की डिफिनीशन में नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो उसको कोर्ट ने परमिट किया है ना कोर्ट ने रिक्वायर किया। इसको कवर किसने कर दिया? ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस को सेकेंडरी एविडेंस बना दिया गया है सेक्शन 58 का 6 और 7। और 8th वाला वही है कि जब बहुत न्यूमरस डिटेल वाला डॉक्यूमेंट हो तो कोर्ट किसी एक्सपर्ट को लगाती कि आप इसका क्रक्स मान लीजिए, कोई स्कैम हुआ है कि नहीं। 2G स्पेक्ट्रम या तमाम स्कैम होते रहते हैं ना, जब एक सरकार बदलती है तो दूसरी सरकार बताती क्या क्या स्कैम हुआ, अगर नहीं बदली तो नहीं पता चलता है। ऐसी व्यवस्था की जाती है ना।
तो अब देखो, तो स्कैम होता है। अब भाई स्कैम में पता लगा कोर्ट क्या करती, कोर्ट के सामने आता है और सीबीआई कहती सर ये मात्र 20,000 पन्नों का रिकॉर्ड है, जरा पढ़ लीजिए। कोर्ट कहेगी हम इसीलिए बैठे हैं, हमारी जिंदगी नहीं है। यही तो हुआ था अभी अरविंद केजरीवाल में, जो एक जज साहिबा ने विधि या क्या नाम था ना, उसने उठा के उनका बेल दे दिया केजरीवाल को। कहा ये ईडी और सीबीआई करती क्या, दुनिया भर का कूड़ा करकट लिया सब यही कोर्ट में रख देगी। एक बार हुआ था 2G स्पेक्ट्रम का मैटर था, उसमें जब एविडेंस लेके आई सीबीआई जज एकदम हार्ट फेले होते बचा 12 अलमारी लिया खड़ा कर दिए। क्या बस सर इनकी चाबी हम दे देना, आप पढ़ लेना। कोर्ट ने कहा अरे अब पढ़ाई ही करना होता तो हम वकालत करते, जज बने हैं हम, है ना, हम अपना जज बने हैं, नौकरी कर रहे हैं कि हम यहाँ सोशल सर्विसेज के लिए पकड़े उनको। मना कर दे कोर्ट ने कहा इसका क्रक्स निकाल के लाओ। प्रोसिक्यूशन को बुलाया, वहाँ चलो इधर आओ, निकाल के लिया ना, बता हम मान लेंगे। आप 4 पन्ने में ले आओ यार, पढ़ ले। कहाँ हमसे 12 अलमारी फाइल पढ़ो, इतना तो अमित सर नहीं पढ़वाए, है ना। तो ध्यान रखिए इतनी चीजें, तो ये जो सेकेंडरी एविडेंस की डिफिनीशन को ब्रॉड, तो इतना ज्यादा न्यूमरस डिटेल है, कोर्ट क्या एग्जामिन करेगी, कोर्ट किसको लगा देती है, कहती है जो इस चीज में एक्सपर्ट हो, अगर कोई फाइनेंस मैटर है तो सीए को लगाती, कहती है आप साहब इसमें ढूंढ के और हमको इसका क्रक्स बताओ कि स्कैम हुआ है कि नहीं। तो यही देखिए 8th पढ़ दीजिए, वही चीज है। Clause 8. Evidence of a person who has examined a document, the original of which consists of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in court, and who is skilled in the examination of such documents. समझ में आ गया। ये जो लोग पढ़े रहे होंगे ना पहले, उनको ये मालूम होगा 65 में था ना कि कुछ चीज़ों को कैसे प्रूव करना है। तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल है तो फिर कोर्ट उसका उस पर ओपिनियन या क्रक्स ले लेती है जो उस चीज़ में एक्सपर्ट होता है। इस तरह से देखिए सेकेंडरी एविडेंस की जो डोमेन था उसको बढ़ा दिया गया, उसमें ओरल एडमिशन और रिटन एडमिशन के साथ इस तरह की चीज़ों को भी इंक्लूड कर दिया गया। उसके बाद चूंकि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सब आ गया है, मगर उसको भी तो किसके बराबर रखना था, एक ऑर्डिनरी एविडेंस के बराबर ही डिजिटल एविडेंस को स्टेटस दिया गया। 61 में पढ़ दीजिए। Section 61. Electronic or digital records. Nothing in this adhiniyam shall apply to deny the admissibility of an electronic or digital record in the evidence on the ground that it is an electronic or digital record, and such record shall, subject to section 63, have the same legal effect, validity and enforceability as other document. कितना अच्छा कर दिया। कहा ये जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को स्टेटस दिया है कि इक्वल स्टेटस है जैसे और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये नए एज की साक्ष्य एक्ट है, स्टेटस भी इक्वल कर दिया। कहा ये जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं इनको आप सेकेंडरी या इस तरह का मत मानिए, दे आर इक्वली एज गुड एज ऑर्डिनरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। तो 61 ने स्टेटस पहले क्या था याद होगा ना आप सबको, पहले 65A और B 2 सेक्शन हुआ करते थे, है ना, 2 सेक्शन हुआ करते थे 65A और 65B, और 2 ही सेक्शन वो डील करते थे कंप्यूटर आउटपुट, उसके अलावा हमारी एविडेंस एक्ट में नहीं था। अब कह दिया आप उसको सेकेंडरी टाइप का एविडेंस मत समझें कि ये बी में, ये एकदम उसी तरह का एविडेंस है जैसे कोई और ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। 61 में देखो प्राइमेसी दे दी, और 62 वाला है ना, 62, 63 हाँ 62 क्या है, Special provisions as to evidence relating to electronic record. हाँ Section 62. हाँ Special provisions as to evidence relating to electronic record
The contents of electronic record may be proved in accordance with the provisions of section 63. Section 63. अब देखिए कह रहा है कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैसे प्रूव किए जाएंगे, जैसे कि सेक्शन 63। अब देखो 62 और 63 ये वही सेक्शन है जो 65A और 65B था। अच्छा, फिर हमारे दिमाग में आना ही चाहिए कि सर ये जो 65B था या ये जो सेक्शन 63 है, ये और अभी जो पढ़े थे 57 में ना, उसमें प्राइमरी एविडेंस बनाया है ना, आखिर ये कौन सा चीज है जिसको प्रूफ करने का तरीका इतना लंबा चौड़ा दे रहे हैं। और पहले तो क्या बोल दिए 63 में, जरा देखो क्या बोले, अरे सॉरी 57 में कहे प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं, वो जेन्युइन है। अगर आप ये जैसा बता रहे थे बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक ये जो सेक्शन 63 है केवल ये आउटपुट, एक होता है इनपुट और दूसरा होता है, ये पहले डील करता था केवल कंप्यूटर आउटपुट पे। अब इसने बढ़ा दिया, इसने पेन ड्राइव, फ्लॉपी, क्लाउड, इन सब का जो आउटपुट है, आउटपुट जो होगा उसको प्रूफ करने का तरीका बताया है। अगेन आई रिपीट, एक कंप्यूटर जनरेटेड कोई चीज है, वही ना इलेक्ट्रॉनिक। अ कंप्यूटर जनरेटेड थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक। उसको प्रूफ करना है, उसके लिए कोई प्रिजम्पशन नहीं, उसको प्रूफ करने के लिए सेक्शन 63 में जाओ। और वो जो डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ प्रिजम्पशन है किस सेक्शन का, सेक्शन 57 का जो एक्सप्लेनेशन है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कई बार पढ़िएगा समझ में आएगा। आप 63 पढ़ के सुना दीजिए शुरुआत वाला, एक और दो सेक्शन। Section 63 Admissibility of electronic records. Subsection 1. Notwithstanding anything contained in this adhiniyam, any information contained in an electronic record which is printed on paper, विच इज प्रिंटेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंप्यूटर में है, उसको आप प्रिंटर से निकाल रहे हो, ये आउटपुट हो गया ना। विच इज प्रिंटेड ऑन पेपर, stored, recorded or copied in optical or magnetic media or semiconductor memory, which is produced by a computer or any communication device. अब कंप्यूटर और वर्ड यूज कर लिया, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, हाँ, or otherwise stored, recorded or copied in any electronic form, hereinafter referred to as the computer output. अब देखिए ये कंप्यूटर आउटपुट के लिए बात कर रहा है। सारे जितने भी क्लाउड वगैरह हैं, सब में जो डेटाबेस है वो सब कंप्यूटर आउटपुट है। ये इलेक्ट्रॉनिक, तो 63 आपसे पूछ ही ले, सेक्शन 63 डील अबाउट द पैटर्न टू प्रूव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की डिजिटल की, बोथ इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल की नहीं बात कर रहा। डिजिटल तो भाई वो एक रियल चीज का वो आया है, उसको नहीं, ये केवल जो कंप्यूटर जनरेटेड आउटपुट्स हैं। हाँ, Shall be deemed to be also a document if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question, and shall. हाँ, अब इसको छोड़ दें, बाकी तो नीचे लिखा है ना कि पहले जब भी, आप याद है केस था सफ़ी मोहम्मद का, उसमें कहा गया था कि जब भी आप कंप्यूटर आउटपुट कोर्ट में एविडेंस के रूप में लाओ तो उसके इंचार्ज का क्या लाना पड़ता है, सर्टिफिकेट। इसमें भी तो 4AB किसी में होगा, वही पुराना ही है, यानी जो कंप्यूटर, उस कंप्यूटर डिपार्टमेंट का जो भी इंचार्ज होगा उसका सर्टिफिकेट साथ लाना होता है, तब कंप्यूटर आउटपुट एडमिट होता है। ये कंप्यूटर आउटपुट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है जो आउटपुट है। और जो 50, एक बार घर जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरी नॉलेज इसमें नैरो है आपसे, क्योंकि मैं हाइपोथेटिकली बहुत चीजें सोच समझ के बता रहा हूँ, बट आप लोग रियल सेंस में इसको यूज कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, घर पे जाकर 57 का एक्सप्लेनेशन 5, 6, 7 और ये 63 को कंपेयर करना, यू गेट एन आंसर। ऐसा नहीं है कि पैराफ्रेजिंग हमारे लेजिस्लेचर करेंगे, दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट, और वो चीजें समझ के लिखेंगे। वो है, मान लो तुमने एक मोबाइल से एक चीज रिकॉर्ड की, एक घटना, और उसको कोर्ट पे प्रस्तुत कर दिया,
जिस साहब के मोबाइल में ये 57 वाला है ना, उसमें आपने कुछ किया नहीं, और कोई चीज टाइपिंग वाइपिंग करके कंप्यूटर से करके निकाली गई है, वो है इलेक्ट्रॉनिक, उसके लिए सेक्शन 63 लगेगा। बाकी आप सब जरूर पढ़ के मुझे भी इनरिच करिएगा। मुझे जो पहली नज़र में दिखा वो ये डिफरेंस नज़र, बाकी इसका प्रूफ करने का ढंग है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक यानी आउटपुट के लिए है। अच्छा, इसके बाद पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, दोनों को एक ही में कर दिया। 74-75 था ना, दैट आर क्लब इन अ वन, ठीक है। फिर बच्चे बता रहे थे 93 में मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की एडमिसिबिलिटी, उसकी जेन्युइननेस की बात थी, तो 5 साल पुराना जेन्युइन, ओल्ड इज गोल्ड। जो फिजिकल होता है 20 साल में, 30 साल में, 30 साल, और जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है वो 5 साल पुराना जेन्युइन मान लिया जाता है। ये मेरे ख्याल से बता रहे थे बच्चे 93 में आ गया है। ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, कोई खास इसमें और चेंज नहीं। बीच में वो यूके प्रिंटर्स वो सब हटा दिया गया है, उसका कहीं कोई एकेडमिकली इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जो पहले 116 था, स्टोपेल बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट था ना, कि ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ टीनेंसी किराएदार ये नहीं कहेगा ये हमारे लैंडलॉर्ड नहीं है, स्टोपेल लगता था ना। ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ टीनेंसी देयर इज अ स्टोपेल बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। अब क्या किया ये, और फिर हम लोग एक केस लॉ से शायद पढ़ते थे कि ये टीनेंसी एंड होने के बाद भी कंटिन्यू रहता है। इसने लिख दिया 122 है ना बेटा, यस सर, यस सर, यस सर, 122 में लिख दिया कि भाई अगर टीनेंसी सीज भी कर गई तो उसके बाद इसे ना पति पत्नी वाला रिश्ता था, या पढ़ते थे ना कि पति पत्नी का डाइवोर्स भी हो गया, मगर जो ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज जो हस्बैंड ने वाइफ को वाइसी वर्सा कम्युनिकेट किया वो प्रिविलेज्ड रहेगा ना। उसी तरह टीनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशन एंड भी हो गया तो भी वो प्रिविलेज्ड है और स्टोपेल ऑपरेट होगा। 122 बता दीजिए। चैप्टर 8 स्टोपेल, सेक्शन 122 स्टोपेल ऑफ टेनेंट्स and of licensee of person in possession. No tenant of immovable property or person claiming through such tenant shall during the continuance of the tenancy or any time thereafter be permitted. Any time thereafter. अब ये वर्ड नहीं था, कहा ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस, नो टेनेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी आर देयर आफ्टर। टेनेंसी एंड होने के बाद भी ये स्टोपेल लगेगा। क्या चीज? हाँ, देयर आफ्टर। Or any time thereafter be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property, and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given. हाँ, अब सुनना। हाँ बेटा, तुम लोग जो बतिया रहे हो सुनो ध्यान से। इधर गांधी नेहरू टैगोर वाला किस्सा है। अब सुनो बेटा, आवाज सब आती बेटा, एक दूसरे को समझा रहे हो, अरे अपना अपना समझो। ये वर्ड बड़ा ही अजीब सा है, अपने आप को समझाओ। तो सुनो, उसको ध्यान से सुन लो तब फिर बात करेंगे। बतियाने में तो मेरा कोई जवाब ही नहीं है। 122 कह रहा है ना, पहले क्या था कि भाई आज आप 1 साल के लिए टेनेंसी में, ड्यूरिंग 1 साल आप टेनेंट लैंडलॉर्ड की टाइटल को डिनाई, बस 1 साल बाद वो डिनाई कर सकता था ना। अब इसने मना कर दिया क्योंकि टेनेंसी एक्ट अब आपका बन गया है, 2022 में बना नहीं था, यूपी टेनेंसी एक्ट बना है। अब जब बन गया तो इसमें कह रहा चाहे ड्यूरिंग टेनेंसी या टेनेंसी किराएदारी खत्म हो जाने के बाद भी कोई भी किराएदार अपने मकान मालिक के लिए नहीं कहेगा कि साहब जिस समय हमको किराएदारी दिए थे उस समय इनके पास रियल टाइटल नहीं था। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टोपेल। और इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज किया था याद होगा 133 एकम्प्लिस। एकम्प्लिस याद है ना? एकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट हम लोग मानते थे। एकम्प्लिस को क्या मानते थे?
एकम्प्लिस जो 7 अपराध किया है, आज कुछ लालच के चक्कर में सरकारी गवाह बना है, वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट था अनलेस कोरोबोरेटेड। तो पहले क्या था, 114 और 133 में कॉन्फ्लिक्ट था। 114 का इलस्ट्रेशन कहता था एकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, वो जो सह अपराधी है जो उसने 7 पार्टिसिपेट किया, आप सरकारी वकील, आप पूर्व सरकारी गवाह बन गया है, उसके एविडेंस को इतना ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए जब तक उसके साथ कोई कोरोबोरेटिंग सपोर्टिंग एविडेंस ना हो। ये चीज़ को बड़ा झगड़ा चलता था, खूब कोर्ट कानून डिसीजन डेविस वर्सेस डीपीपी रामेश्वर दुनिया जान के, अब वो सब सेटल डाउन हो गया। 138 में कह दिया है अब कि अब दोनों एंटीथेसिस की कोई 138 में चेंज कर दिया, जो 133 था 138 हो गया। अभी तक 5 पहले चल रहे थे, अब 5 बाद में आ गया। और इसमें सीधे सीधे क्या कह दिया, इसमें ये कह दिया कि एकम्प्लिस की टेस्टिमनी तभी एक्सेप्ट होगी जब ये कोरोबोरेटेड हो। पढ़ दो बाबू उसको। Section 138 accomplice. An accomplice shall be a competent witness against an accused person, and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the corroborated testimony of an accomplice. जिनके पास पुरानी हमारे तरह भी है, उसमें अनकोरोबोरेटेड वर्ड था, बाद में लेक्सिस नेक्सिस ने इसको चेंज किया और क्या लिख दिया, कोरोबोरेटेड। तो यहाँ कह रहा है एकम्प्लिस, वाकई एकम्प्लिस अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है जब तक कि उसके एविडेंस के साथ कोई कोरोबोरेटिंग एविडेंस ना हो। तो केवल एकम्प्लिस के एविडेंस पे किसी को सजा नहीं मिलेगी जब तक उसके साथ कोई सपोर्टिंग एविडेंस, यानी इसने सारा वो क्वेश्चन जो ना बहुत हम लोग एग्जाम में रटे थे, बस 133 पढ़ के जाएंगे, आएगा तो 4 क्वेश्चन लिख लेंगे, वो इज एकम्प्लिस एंड एकम्प्लिस की टेस्टिमनी क्या होती। अब वो सारे क्वेश्चंस क्या हो गए, सेटल, क्योंकि इसमें लिख दिया है बिना कोरोबोरेशन के एकम्प्लिस की टेस्टिमनी पे सजा देना इलीगल होगा। आप लोग की भी बेरक में कोरोबोरेटेड लिखा है ना, हाँ, जो पुराना जो पहला आया है बीएसए वाला, उसमें क्या लिखा होगा, अन को काट दो। तो एक बार फिर पढ़ दीजिए आप, बच्चे मिला लें। Section 138 accomplice. An accomplice shall be a competent witness against an accused person, and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the corroborated testimony of an accomplice. कन्विक्शन इज नॉट इलीगल, मत तब इलीगल नहीं होगा जब कैसा हो, टेस्टिमनी के साथ कुछ कोरोबोरेटेड यानी सपोर्टिंग एविडेंस होना। अकेले में सजा, तो अब वो सारा सेटल डाउन कर दिया। तो ये एक प्रिंसिपल में चेंज है। और इसके बाद लास्ट जो चेंज है जो हम लोग को दिखा है वो प्रोविजो है ना 165 का, हाँ 165 का एक प्रोविजो है, उसको देख लें। वही पुराना इतिहास, कोर्ट कहती है हम जब चाहेंगे जो चीज़ मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। याद है आपको आर्टिकल 73 ना 74 है ना, जो कहता है व्हाट एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी कॉल्ड इन एनी कोर्ट। इस चीज को लेकर बड़ा झगड़ा होता है। कोर्ट कहती है कि हम एडवाइस थोड़ी ना पूछ रहे हैं क्या दिया, हम द मटीरियल फैक्ट ऑन विच सच एडवाइस इज बेस्ड, हम वो देख रहे हैं। हम प्रेसिडेंट या गवर्नर की डिसीजन को थोड़ी ना रिव्यू करेंगे, हम तो आधार देखेंगे। इसको लेके बड़ा झगड़ा है। बार बार एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि जुडिशरी हमारी चीज़ों को स्क्रूटनाइज्ड ना करे, और जुडिशरी कहती है कि अगर हमें पब्लिक वेलफेयर में फंडामेंटल राइट या जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आएगा तो वी कैन डू एनी थिंग। इसको लेकर झगड़ा है, अभी भी लिखे हैं, मतलब को नहीं लगता मानेंगे। देखिए 165 का प्रोविजो, Section 165 subsection 3 proviso. सबसेक्शन 3 का देखो प्रोविजो है। Provided that no court shall require any privileged communication between the ministers and the President of India to be produced before it. इसको कैसा कम्युनिकेशन बना दिया, पहले 123 में था ना,
पहले 123 में था, मत एग्जैक्टली नहीं लिखा था, 165 में इसको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बना दिया, ऐड कर दिया और कहा कि क्या मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट या गवर्नर को क्या एडवाइस दी है, वो प्रिविलेज्ड है। वो कैसी है कम्युनिकेशन? प्रिविलेज्ड है, और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस को आप डिस्क्लोजर नहीं करा सकते। इसीलिए वर्ड क्या लिख दिया, एक बार फिर पढ़ो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो प्रिविलेज लिखा नहीं है। प्रिविलेज नहीं लिखा, हम लोग वाले में क्या है जी, प्रिविलेज लिखा हुआ है। और नहीं किसके लिखा पास एकदम न्यूली है, एकदम, अब कैसे कौन जानेगा, नया कोई पुराना हो तब ना। यस टैक्समैन है तुम्हारा पास? ये टैक्सी वाले लोग प्रिविलेज नहीं है ना। अच्छा एक सही से बेयर एक्ट लेके पढ़ दो बाबू। हुआ। पढ़ रहे हैं वही। ये अजीब सा हो गया यार। अच्छा हम पहली वाली उठा लाए थे जल्दी से, तो हाँ जो सबसे पहले लेक्सेस नेक्सेस ने किया था, एक बार फिर पढ़ने चल रहे हैं, है ना। हाँ Section 165, subsection 3, proviso provided that no court shall require any communication between the ministers and the President of India to be produced before it. सीधा लिख दिया, वो तो प्रिविलेज अपने में सेट कर लिया जाएगा। सीधा कह रहा है कि क्या, हाँ हमारे को ज्यादा सोच है लग रहा है ना, डिटेल लिख दिया ना। तो देखो क्या मिनिस्टर ने क्या एडवाइस दी है, ये कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, ये मैंने पढ़ाया नहीं है बीएस से, ये केवल हमने क्या बताया है चेंजेस, और ये वो बच्चे जान पाएंगे जो, अब आगे तो बोलेंगे नहीं, सब उल्टा बोलने लगे हैं आजकल, हमारा ही हमें पर फेंक देते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़िए और मजे से वेट करिए, अगर कोई वैकेंसी आएगी तो वहाँ यूटिलाइज करिएगा इसको। वैकेंसी कब आएगी इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इस तरह से ये जो सीरीज थी जिसमें मैंने अपने XYZ बच्चों को जोड़ा था, है ना। बच्चे एज में पुराने मत मानिएगा, तो पहले पढ़ लिए थे, तो उन बच्चों को भी हम चाहते थे जोड़ के इसको समझाएं। पहले इसको खत्म कर दो। हाँ तो अभी रुके रहना बेटा, ऑनलाइन आप लोग कुछ प्रवचन देंगे, बाकी रह गया खौल ला पेट में, है ना। तो अभी पहले हम लोग आज फॉर्मली इस क्लास को एंड करते हैं, और फिर अपने रूटीन में केवल नए बच्चों के साथ वही पुराना हिंदू ला, तो आप पुराने बच्चों को तो हम पढ़ाएंगे, वो सब कहेंगे पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या सर। तो चूंकि नया माल ढूंढना आसान नहीं होता, रोज का रोज लाए, तो इसलिए आज की क्लास, ये सफर फिलहाल यहीं रुकता है, और फिर आगे जब एग्जाम आएगा तो फिर उस नए सफर में हम लोग फिर से पुराने बच्चों के साथ ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं फॉर्मली न्यू लॉ की जो क्लासेस उसको